दोस्तों, आज की कहानी है बहू। जो गड्ढा तुमने मेरे लिए खोदा उसमें तुम ही गिर गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रागिनी राजीव के कंधे का सहारा लेते हुए धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी। तभी पीछे से उसका 7 साल का बेटा राहुल बोला, मम्मा आप तो बोली थी बस गिरने की एक्टिंग करनी है और दादी पापा डर जाएंगे कि आपको सच में चोट लग गई। उसके इतना कहते ही रागिनी हड़बड़ा गई। जब तक राजीव उसे संभालता वह फिसल कर सच में गिर गई। रागिनी बोली, आपने ये क्या किया? आपने तो मुझे सच में गिरा दिया। हाय मेरी कमर, आप ये काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। यही कोई पड़ोसन या आपकी माँ गिरती तो आप संभाल कर उसे कमरे तक ले जाते। पत्नी का तो कोई मोल ही नहीं, लगा दी ना मुझे चोट। राजीव बोला, क्या कहा? तुम्हारी मम्मी गिरने की एक्टिंग कर रही थी। रागिनी बोली, ये तो बच्चा है, कुछ भी बोलता है, आप इसकी बातों को क्यों सुन रहे? मैं सच कर रही हूँ, मैं नहाने के लिए जा रही थी। तभी माँ जी को फोन पर अपनी सहेलियों से अपनी शिकायत करते हुए सुनी और मैं फिसल कर गिर गई। राजीव बोला, तुम्हारे गिरने में माँ का क्या दोष है? अगर वह तुम्हारे बारे में किसी से बात भी कर रही थी तो ध्यान तो तुम्हारा भटका और अभी भी तुमने कहा कि चोट तुम्हें अभी लगी है। इसका मतलब इससे पहले तुम बस अभिनय कर रही थी। किसी रोज अगर तुम्हें सच में चोट लगी तो मैं क्या तुम्हारा ये जासूस बेटा भी बचा नहीं पाएगा? इतना कहकर राजीव अंदर चले गए। पिता के जाति बेटा बोला, मम्मा देखा अपने पापा ने भी मुझे जासूस बोला। इसका मतलब मैंने अच्छी एक्टिंग की। चलो अब दो मुझे मेरी टॉपी। रागिनी मुंह बनाते हुए बोली, तुम बिल्कुल ढक्कन हो, अपने बाप पर गए हो, एक्टिंग भी अच्छी नहीं करती। अच्छा सीन सज रहा था, बीच में तुम्हें बोलने के लिए किसने कहा? तुम्हारी वजह से मुझे सच में चोट लग गई। राहुल मुंह बनाते हुए बोला, ये बहुत बुरी बात है। पहले आप मुझे दादी का शमशा कहती थी, अब आप मुझे ढक्कन कर रही हो। आप मेरे साथ चीटिंग कर रही हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं समसू या ढक्कन। आपसे तो अच्छी दादी है। अब मैं ये सारी बातें दादी को जाकर बताऊंगा। तभी रागिनी की सास दमयंती जी रागिनी को सहारा देते हुए बोली, बहू ये कहावत तो तुमने सुनी होगी, अगर दूसरों के लिए गड्ढा करते हैं तो अक्सर खुद भी गिर जाते हैं। इतने से काम के लिए तुमने छोटे बालक का सहारा लिया। मैं तो आज तक अपने जवान बेटे का भी सहारा नहीं ली, बल्कि आज तुम्हें सहारा दे रही हूँ। रागिनी हंसकर बोली, नहीं नहीं मम्मी जी, ये आजकल के बच्चे फिल्में और कार्टून देखकर बिगड़ के अपने मन में नई नई कहानियां बनाते हैं। मैं कहती थी ना आपको इसे बिठाकर सास बहू का सीरियल मत दिखाया करो। अब देख लो आपका इकलौता पोता खलनायक बनता जा रहा। अगले दिन सफाई कर्मचारी दरवाजे के बाहर पोछा लगा रहे थे। राजीव बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए जैसे दरवाजे से बाहर निकला, उसकी पड़ोसन कामिनी देखी। राजीव ने मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया। फर्श पर पानी गिरा था जिसके कारण कामिनी का पैर फिसला और राजीव ने अपना हाथ देकर उसे थाम लिया। राहुल ताली बजाने लगा और बोला, पापा आप तो सच में हीरो बन गए। उस दिन मम्मी को आप बचा नहीं पाए और आज आंटी को आपने बचा लिया। इसका मतलब इस फिल्म की हीरोइन मम्मी नहीं आंटी है। कामिनी थोड़ी असहज हो गई और खुद को राजीव से दूर कर लिया। राजीव चेहरे पर झूठी हंसी सजाकर बोला, आजकल के बच्चे कुछ भी कहते हैं, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। कामिनी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। पीछे से रागिनी आई और बोली, हाँ हाँ ये तो बच्चा है, क्योंकि बच्चे सच
देखते और सच बोलते। मैं अगर गलती से फिसलती हूँ तो कहते हो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, और गिरती हूँ पड़ोसन का हाथ थाम लेते हो। लौट कर आओ दफ्तर से, फिर मैं आप दोनों का हाल चाल पूछती हूँ। राजीव ने जल्दी से बेटे का हाथ पकड़ा और बोला, खुद भी मरोगे, मुझे भी मरवाओगे। अपनी मम्मी की बनाई हुई फिल्मों में मुझे मत शामिल किया करो। चलो तुम्हें मैं स्कूल छोड़ देता हूँ। शुभ साफ राजीव वहां से निकल गया। रागिनी बन बनाते हुए अंदर आई। तभी दमयंती जी पूजा करके उठी और बोली, क्या बात है बहू, सुबह सुबह इतना कलेश क्यों कर रही हो? रागिनी बोली, मम्मी जी ये हमारी पड़ोसन, इसके लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। आज आपका बेटा गिरती हुई पड़ोसन को संभाल रहा था, कल को कहीं वो आपके घर को ना संभालने लगे। दमयंती जी हंसकर बोली, तभी तो कहती हूँ वो नजर हटी और दुर्घटना घटी। तुम अपनी सांस को उलझाने में लगी रहती हो और हर बार खुद उलझ जाती हो। इन सब बातों से अपना ध्यान हटाकर अपने घर गृहस्थी में लगाओ। मेरा बेटा बहुत भोला है, वह अपनी माँ पर विश्वास रखता है, जो तुम्हारी बातों में नहीं आता। हाँ, दूसरे की गारंटी में नहीं ले सकती। दमयंती जी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। रागिनी के मन की शंका दूर नहीं हुई और वह बालकनी से नीचे राजीव को देखने लगी। उसने देखा राजीव कामिनी से हाथ मिला रहा था और रागिनी हंसकर उसे धन्यवाद प्रकट कर रही थी। फिर रागिनी ने राहुल को चॉकलेट दी। रागिनी भागकर अपनी सास के पास गई और उनका हाथ पकड़कर बालकनी में लेकर आई और बोली, देखिए जिसे आप भोला भोला कह रही थी, कैसे नीचे पति पत्नी और वह फिल्म बना रही। दमयंती जी नीचे देखी और बोली, वह तो बस एक अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज निभा रहा है और वह लड़की भी उसे बस धन्यवाद कर रही। तुम अपने बेटे को देखो, जो चॉकलेट मिलने के बाद तुम्हें बाहें करना भूलकर पड़ोसन का हाथ थामे हुए हैं। रागिनी बोली, आप कहना क्या चाहती हैं? दमयंती जी बोली, बहू अभी भी कुछ कहने की जरूरत है। खुद को देखो और तुम अपनी पड़ोसन को देखो। तुम्हारा पति दफ्तर जा रहा था और तुम्हारे ये बिखरे बाल, तुम्हारे कपड़ों से हल्दी मसाले की बदबू आ रही। भंवरा भी वहीं जाता है जहाँ सुंदर फूल मिलता है। आज पति जा रहा, कल को बेटा ना हाथ से निकल जाए, संभल जाओ। दमयंती जी के जाने के बाद रागिनी आईने के पास खड़ी हो गई और खुद को निहारने लगी। वो आईने से बोली, क्या मैं ऐसी हो गई हूँ कि अपने पति और बेटे को खुश नहीं रख पा रही हूँ? रागिनी के चेहरे से उसका गुस्सा झलक रहा था। न जाने अब रागिनी कौन सा रूप भरने वाली थी। रागिनी के गुस्से वाले रूप को देखकर दमयंती जी मन ही मन मुस्कुरा रही थी और धीरे से बोली, कहीं ना कहीं मेरी बहू के अंदर की आग गलत दिशा ले रही थी, तभी तो अपनी सास को फंसाने में वह खुद फिसल जाती हैं, तो कभी दूसरी औरत के फिसलने पर अपनी पति पर शंका करती हैं। इसके मन को एक अलग दिशा देनी होगी। आखिर मेरी बहू है, मुझे ही संभालना होगा। रागिनी राजीव के कंधे का सहारा लेते हुए धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ी थी और उसकी पोल खुल गई थी। उस बात से रागिनी को बहुत बड़ा सबक मिला था। तब उसने सोचा कि अब सांस को उलझाने से कोई फायदा नहीं, अब उन्हीं से मदद लेनी होगी। आखिर उनको इतने दिनों का अनुभव है, उनका अनुभव कब काम आएगा, ये सोचकर रागिनी दमयंती जी के पास गई। रागिनी बोली, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी कहाँ अपनी सहेलियों की बातों में आकर आपको उलझाने लगी थी और मैं खुद उलझ के रह गई। आपका बेटा तो मुझे भाव देता नहीं। मेरा 7 साल का बेटा भी दूसरे बच्चों की माँओं की तारीफ करता है, यहाँ तक कि सुंदर सी कोई आंटी दिख जाए तो मुझे भूल जाता है। अब मैं क्या करूँ? आप ही कोई उपाय बताइए। कोई सास कैसी भी हो, सामने से बहू अगर मदद मांगे तो वह जरूर करती है। दमयंती जी बोली, बहू तुम सारे काम करती हो, बस ये सास बहू के
सीरियल देखना बंद कर दो, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता है। खुद पर ध्यान दो, फिर देखना मेरा बेटा तो लड्डू होकर तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा ही। तुम्हारा बेटा तुम्हारी तारीफ करेगा, फिर कैसे भी सुंदर पड़ोसन सामने क्यों ना आ जाए, तुमसे उसकी नजरें नहीं हटेगी। फिर क्या था, रागिनी आईने के पास गई और बोली, आज तक तुमने मुझे बहुत बुद्धू बनाया। मैं कामों में व्यस्त रही और तुमने मेरी सुंदरता और मेरी पुरानी पहचान पर धूल जमा दी। मेरी सुंदरता और मेरी पूरा अब मैं तुम्हें अपना जलवा दिखाऊंगी। उस रोज रागिनी ने पूरे घर की साफ सफाई की, रात के खाने की तैयारी पहले ही कर ली। पूरे घर में फूलों की खुशबू आ रही थी। दमयंती जी बोली, बहू घर और पेड़ का इंतजाम तो तुमने बहुत खूब किया। अब ऐसा करो, अर्बन कॉलेज से किसी ब्यूटीशियन को बुला लो और थोड़ी सी अपनी थकान मिटा लो। मैं मंदिर होकर आती हूँ। दमयंती जी का ये सुझाव रागिनी को बहुत पसंद आया और उसने फटाफट ब्यूटीशियन को बुलवाया। दोपहर में राहुल के आने का समय हो रहा था। दमयंती जी बोली, मैं राहुल को ले आती हूँ, उसे खाना खिलाकर सुला दूंगी। तुम अपना काम करो। आज तो सास का प्रेम भर भर के मिल रहा था। रागिनी के चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी। राहुल घर आती बोला, मम्मा आज तो घर बहुत सुंदर लग रहा, भी बदली बदली नजर आ रही। दमयंती जी ने पोते को खाना खिलाकर सुला दिया। इधर रागिनी अपनी तैयारी में जुट गई। उसने हल्के गुलाबी रंग की शिफॉन की साड़ी पहनी, बाल खुले रखे थे। खुद को शीशे में देखकर वह आरसी संगीती आईने से बोली, मैं भी मसाले और सासू माँ को उलझाने के चक्कर में खुद को कहाँ खो बैठी थी। राहुल जग कर खेलने के लिए चला गया। दमयंती जी शाम की पूजा में लग गई। शाम के 7 बज रहे थे। दरवाजे पर घंटी बजी। रागिनी दरवाजा खोली तो रागिनी को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसका मुंह खुला का खुला ही था। रागिनी ने धीरे से अपने कोमल हाथों से उसका मुंह बंद किया और बोली, पति दे, मुंह बंद कर लो, कहीं मच्छर ना चला जाए। राजीव इधर उधर देखा और बोला, तुम में ये बदलाव कैसे आया? सुबह तो तुम कुछ और थी, फिर इन 8 घंटों में ट्विस्ट कैसे आया? तुम तो भला की खूबसूरत लग रही हो, जी चाहता तुम्हें भगा कर ले जाऊं। उधर से दमयंती जी की आवाज आई, बेटा तुम्हारी ही बीवी है, कोई अपनी बीवी को भगा कर ले जाता है? मेरी बहू तो सुंदर है ही, बस तुम्हारा ही ध्यान भटकता रहता है। रागिनी अपनी तारीफ सुनकर खुशी के मारे लाल हुए जा रही थी। राजीव रागिनी को देखते हुए आगे चल रहा था और अचानक टेबल से टकरा गया। रागिनी मुस्कुराने लगी। दमयंती जी बोली, बहू मैं मंदिर होकर आती हूँ, तब तक मेरे बेटे के चोट पर दवाई लगा देना। दमयंती जी हंसते हुए बाहर चली गई। उनके जाने के बाद दोनों पति पत्नी ने अपने पुराने दिनों को याद किया और कुछ मीठे पल अकेले में बिताए। रात के खाने पर राजीव ने रागिनी के खाने की बहुत तारीफ की। वो बोला, तुमने तो पूरी कहानी में ट्विस्ट ला दी। सुबह में जिस पत्नी को छोड़कर गया था तुम वह तो नहीं हो। दमयंती जी हंसकर बोली, क्यों बेटा, तुमने अपने दोनों के अलावा किसी दूसरे की कल्पना की थी? राजीव बोला, माँ इतनी सुंदर बीवी के होते हुए मैं भला क्यों दूसरे की कल्पना करूँगा? राजीव नीचे अपने पैरों को रागिनी के पैरों से टकरा रहा था। तभी राहुल के हाथों से चम्मच नीचे गिरा और वह उठाते हुए बोला, पापा मम्मी के पैरों में पैर फंसा रहे, मम्मी सच में गिर सकती हैं। दमयंती जी हंसने लगी और रागिनी और राजीव शर्मा गए। खाना खाने के बाद जब राहुल मम्मी पापा के कमरे में जाने लगा तो दमयंती जी बोली, राहुल तुम दादी से प्यार नहीं करते, तभी तो दादी के साथ नहीं सोते। दादी के पास ढेर सारी कहानियाँ हैं, अगर तुम्हें सुनना है कि तुम मेरे साथ चलो। राहुल भी खुशी खुशी दादी के साथ चला गया।
रागिनी अपनी सास को देखकर सोची, कितनी मैं ना समझती, अपनी सांस को उलझाने के चक्कर में कई बार खुद उलझी हूँ, पर ये तो मेरे बिखरे हुए जीवन को संवारने में लगी है। सच कहते हैं लोग, दूसरों को गिराने से अच्छा खुद को उठाने में ध्यान देना चाहिए। अगले दिन पति और बेटे को जब दरवाजे तक रागिनी छोड़ने गई, तो फिर पड़ोसन अपने दरवाजे से बाहर निकली। रागिनी पर उसकी नजर जैसे ही पड़ी, आरसे से उसका पैर मुड़ा और वह नीचे गिर पड़ी। राजीव बोला, अरे मैडम, आपके पैर कुछ ज्यादा ही फिसलते हैं, जरा ध्यान से। पड़ोसन बन बनाते हुए उठकर वहां से चली गई। रागिनी बोली, आज आपने उन्हें सहारा नहीं दिया। राजीव मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हारे प्यार का मरा, मुझे खुद अभी सहारे की जरूरत है, मैं भला दूसरे को क्या सहारा दूंगा, तुम कहो तो आज दफ्तर नहीं जाता हूँ। रागिनी मुस्कुराने लगी। तभी राहुल बोला, पापा बस भी करो, लेट हो रहा, मम्मी घर में रहती हैं, दफ्तर से लौट कर आना, फिर मम्मी को जी भर कर देखना, वरना टीचर मुझे क्लास के बाहर खड़ा कर देगी और सारे बच्चे मुझे देखेंगे। राजीव हंसकर बोला, मैं कहता था तुमसे इसके होने वक्त ज्यादा फिल्में ना देखा करो, बिल्कुल फिल्मी बेटा पैदा की हो। चलो शाम में लौट कर आता हूँ, फिर तुमसे मिलता हूँ। उधर से दमयंती जी बोली, राहुल अपने पापा को ले जाओ, वरना दूसरी ही फिल्म बनने लगेगी। रागिनी शर्माते हुए अंदर आ गई और राजीव बेटे को साथ लेकर चले गए। बाद में रागिनी जब बैठी थी, उसे एहसास हुआ कि घर के उलझन में कहीं ना कहीं औरत अपनी पुरानी पहचान धुंधली कर देती है। तभी तो उसके गुण और काबिलियत पर उसके घर वालों को ही शंका होने लगती है। जो रागिनी इधर उधर की उलझन में लगी रहती थी, अब खुद को और अपने घर को संवारने में खुश रहती हैं। दोस्तों, कई बार हम बाहरी उलझना में इतने उलझ जाते हैं कि अपने और अपने साथी के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। लोग कहते हैं जीवन बहुत लंबा है, परंतु एक एक दिन करके वो घटता ही जाता है। जो वक्त मिले तो प्यार से खुद को संवारे और अपने साथी को अपने होने का एहसास दिलाए। उलझे हुए जीवन को एक प्रेम भरा मोड़ दे जो यादगार बनकर रह जाए। यही तो जीवन का ट्विस्ट होता है।